नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। आज हमारी चर्चा में शामिल है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस। 137 साल के पड़ाव पार कर चुकी कांग्रेस का बीते 2 दशकों में लगातार जनाधार गिरता रहा है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कुशल रणनीति का परिणाम यह रहा कि 2014 में बीजेपी बहुमत हासिल कर सत्ता पर कब्जा जमा लिया। बीते करीब 8 सालों से कांग्रेस अपनी रणनीति में फेल हो रही है। पार्टी का भले ही एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन वर्तमान में मजबूत संगठन और कुशल रणनीतिकारों का अभाव देखा जा रहा है। पार्टी का आंतरिक संगठन, धर्म और हिंदुत्व जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण कांग्रेस लगातार पिछड़ती हुई दिख रही है। पार्टी का भले ही देश की राजनीति में अनुभव ज्यादा रहा है, लेकिन संगठन का कमजोर ढांचा, आंतरिक कलह और नेताओं की शीर्ष पदों पर चाह की होड़, ऐसे कई मुद्दों से कांग्रेस कमजोर होती रही। आजादी से पहले कांग्रेस की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय पार्टी के 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य थे और 8 करोड़ से ज्यादा समर्थक। आजादी के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में देश की नई सरकार बनी थी और पार्टी ने देश को 6 प्रधानमंत्री दिए। इनमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जैसे नाम भी शरीक थे। लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस के काम और योजनाएं तत्कालीन विपक्ष में रही पार्टियों के निशाने पर रहे। 2004 से 2014 तक के यूपीए सरकार के कार्यकाल में सत्ता विरोधी लहर इस तरह उठी कि स्थिति यह रही कि नेता प्रतिपक्ष बनाने के भी लाले पड़ गए। अब सवाल है कि 137 साल पुरानी पार्टी का वजूद लगातार क्यों गिरता जा रहा है? क्या इतनी पुरानी पार्टी में एक मजबूत नेतृत्व की कमी देखी जा रही है? क्या नेताओं के पदों की चाह में कांग्रेस अंदरूनी स्तर पर खोखली हुई है? आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे 137 पार गिरता जनाधार में। सियासत की लड़ाई में फर्श से अर्श और अर्श से फर्श का दौर चलता रहा है। 137 साल पुरानी पार्टी के अब तक 80 से ज्यादा अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनमें आजादी के बाद 18 अध्यक्ष बने। कांग्रेस टूटकर बिखरी भी। स्थापना काल से अब तक अध्यक्ष पद 38 साल तक नेहरू गांधी परिवार के पास ही रहा है, जबकि 35 साल और गैर कांग्रेसी परिवार के पास अब एक बार फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में गैर गांधी परिवार के नेता पार्टी के अध्यक्ष हैं। पार्टी के सामने पहले की तरह ही कई चुनौतियां भी हैं। आज के मुद्दे पर इसमें हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। देश की सबसे पुरानी पार्टी के 137 साल। इन सालों में कांग्रेस ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पार्टी में कई दौर ऐसे भी आए जब पार्टी नेतृत्व विहीन सी लगती थी, लेकिन पार्टी ने ऊंच नीच के ऐसे हर दौर में खुद को संभाला। कांग्रेस से जुड़ा हर नेता मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहा। ब्रिटिश हुकूमत के दौर में देश की सबसे पुरानी पार्टी की नींव रखी गई थी। इसके संस्थापकों में एमओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा शामिल थे। पार्टी की स्थापना देश के हितों की रक्षा करना और जातिगत धर्मगत भेदों को मिटाना था। पार्टी की स्थापना भले ही एक अंग्रेज अफसर ने की थी, लेकिन इसके पहले अध्यक्ष भारतीय ही थे और आगे भी भारतीय ही रहे। व्योमेश चंद्र बनर्जी को पार्टी का पहला अध्यक्ष बनाया गया, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर थे। अंग्रेजों के शासन में कांग्रेस के अध्यक्ष बदलते रहे। इस बीच कांग्रेस के सेवा दल जैसे अनुषांगिक संगठन की भी स्थापना की गई। साल 1924 में कांग्रेस की कमान महात्मा गांधी ने संभाली। हालांकि 1 साल बाद ही पार्टी की अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनाई गईं। लेकिन कांग्रेस के साथ नाम जुड़ा गांधी का, और फिर कांग्रेस पर गांधी नाम का ही तमगा लग गया। जबकि पार्टी में अध्यक्ष रहते हुए वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे नामों की लंबी फहरिस्त है। पार्टी में जवाहरलाल नेहरू ने करीब 5 बार अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी। देश की सत्ता में कांग्रेस लंबे समय तक काबिज रही, लेकिन अब पार्टी के हालात दूसरे हैं। साल 2014 के बाद से ही कांग्रेस सत्ता से बाहर है। जिस बीजेपी की सत्ता देश में है,
साल 1984 में उसकी महज 2 ही लोकसभा सीटें थीं। दिलचस्प है कि ये दोनों सीटें गुजरात और आंध्र प्रदेश में जीती गई थीं। लेकिन समय ने पासा पलटा और अब कांग्रेस का जनाधार लगातार गिरता जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 52 सीटें ही मिल पाईं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 303 सीटें आईं। इसके पहले 2014 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के पास मात्र 44 सीटें थीं। 2014 के पहले मनमोहन सरकार में ऐसी सत्ता विरोधी लहर उठी कि देश की सत्ता बीजेपी के हाथ में चली गई। देश में मोदी लहर ने बड़ा चमत्कार किया और ये लहर कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली। इस बीच सत्ता की लड़ाई और कांग्रेस के संगठन में अंदरूनी स्तर पर भी कश्मकश चलती रही। पार्टी में गांधी परिवार के एक छत्र राज को लेकर भी सवाल उठते रहे। तब वो दौर भी आया जब बीजेपी ने कांग्रेस को नेतृत्व विहीन पार्टी बताया। उधर सोनिया और राहुल गांधी के अध्यक्ष पद की कमान संभालने के बाद चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष चुना गया। पार्टी का संघर्ष जितना सत्ता की लड़ाई के लिए था, उतना अंदरूनी भी रहा है, क्योंकि कई बड़े नेताओं ने सत्ता की चाह में अपनी वर्षों पुरानी पार्टी से किनारा कर लिया। लेकिन अब पार्टी में एक बार फिर से जान फूंकने के लिए शीर्ष नेता राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। साल 2024 में फिर चुनाव है। ये यात्रा पार्टी में कितना दम भरेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मौजूदा समय में संगठन की मजबूती भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी हैं, राजस्थान से कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी हैं, बिहार से जुड़ रहे हैं हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता के त्रिपाठी जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी भी हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मीणा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? मीणा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी, आ रही है। मीणा साहब, आप कांग्रेस में हैं, बहुत लंबे समय से हैं, सांसद भी हैं, रहे हैं, विधायक हैं। जो हमने एक सब्जेक्ट रखा है 137 साल पार, लेकिन जनाधार गिरता जा रहा है, गिरता जनाधार। ये जनाधार आखिर क्यों गिर रहा है लगातार? देखिए त्रिपाठी जी, ये सही है। मैं 1965 में NSI की ओर से कॉलेज का प्रेसिडेंट था, गवर्नमेंट कॉलेज पुणे जी, और मैंने नजदीक से देखा है जी। ये भी सही है कि 1960 में मुझे नेहरू जी के साथ 1.5 घंटा बिताने का मौका मिला, और ये भी सही है मुझे पहला चुनाव आदरणीय इंदिरा गांधी ने फील्ड में लाई थी, मुझे चुनाव लड़ाया था। लेकिन वो स्थितियां नहीं है। उस समय यूथ कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी जी, NSI मजबूत हुआ करती थी, और कांग्रेस संगठन जो है उसका चुनाव निष्पक्ष तौर पर हुआ करता था जी। ये नॉमिनेशन की राजनीति है। आज राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में हवा है, लेकिन जो निगम बोर्ड बनाए हैं उनमें उन कौमों को मौका नहीं दिया गया या नगण्य दिया गया जो कौमें, जो मतदाता जिस जाति के, समाज के आज भी कांग्रेस को जिंदा रखते हुए। सबसे पहले में सोच बदलना पड़ेगा जी। यदि किसी जगह का मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष या कोई दूसरा अध्यक्ष उन समाजों में से जो समाज उनके पक्ष में वोट ही नहीं देता, तो उसको सोचना पड़ेगा। मैं 1996 में कोटा संभाग जनसंघ का गढ़ हुआ करता था, मुझे चुनाव लड़ाया, मेरी कौम के सब लोग आगे, और आज कांग्रेस मजबूत है। तो ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, व्यक्तिवाद से ऊपर उठ करके संगठन को मजबूत करने का, जैसे राहुल गांधी कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने अलग जगाई है। कौन 3700 किलोमीटर की यात्रा करेगा, लेकिन राहुल गांधी को देखने, मिलने भी उमड़ रही है। और किसान के पक्ष में बात करता है, मजदूर के पक्ष में बात करता है, और जिन लोगों को देश बेचा जा रहा है उन पूंजीपति के बारे में भी बात करता है। तो ये बहुत बड़ा सोच है। हम आभार व्यक्त करते हैं कि निडर विपक्ष होने के लिए राहुल गांधी जी निडर विपक्ष बनाने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए देशव्यापी दौरा कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर इसका नतीजा आएगा। सबसे पहले बात है कि जो दूसरी पार्टी से लोग आए हैं उनको इतना इमीडिएटली कांग्रेस खपाने लग गई, इसलिए कांग्रेस कमजोर हुई है। विचारधारा
के नाम से आज किसी को मंत्री बना रखा है कांग्रेस ने, उनको यदि कल मंत्री पद से हटा दिया जाता है दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। तो लॉयल जो है कांग्रेस जन है, आपके और हमारे जैसे, उनको कांग्रेस मजबूती देगी तो कांग्रेस उभर करके बहुत आगे बढ़ जाएगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हम आएंगे आपके पास फिर एक बार, जानना चाहेंगे कि आखिर कमजोर यूएनएसवाई मजबूत थी, यूथ कांग्रेस मजबूत था, जो कांग्रेस सेवा दल जो संघ की तरह काम करता था उसका राता पता नहीं है। इसको जिस तरह से राहुल जी ने ही बोले कि चुनाव के दौरान हम चुनाव करके अध्यक्ष बनाएंगे, अब चुनाव करके अध्यक्ष बनाएंगे, जो जीत गया वो यूथ कांग्रेस का संभागीय अध्यक्ष बन गया, जो हार गया वो उपाध्यक्ष बन गया, उससे तीसरे नंबर पे रहा वो महामंत्री बन गया। ऐसी स्थिति में जब भी कोई आंदोलन खड़ा किया जाएगा अध्यक्ष के द्वारा, तो निश्चित तौर पे चुनाव में जिससे वो हारा है उपाध्यक्ष और महामंत्री जो बना है वो कितना सपोर्ट करेगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं आपके पास फिर आऊंगा, बात करूंगा। हमारे साथ तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आज पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं हो रही है, आज बात हो रही है अलग अलग विचारधारा की। आपकी विचारधारा अलग है, हमारे मीणा जी की अलग है, त्रिपाठी जी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, उनकी विचारधारा अलग है। क्या लगता है आपको कि आखिर जो इतने लंबे समय तक रूल करी हो वहां नेता प्रतिपक्ष बनाने के भी लाले पड़ जाए? आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस नेतृत्व की कमी है कि पद लौलुप जो नेता कांग्रेस में अभी तक पद में बने रहे हैं उनको अब पद नहीं मिला, या सरकार में नहीं है तो तिलमिला रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं? वजह क्या है? इसको दो पार्ट में मैं कह पाऊंगा जी। एक पार्ट तो ये है जो तात्कालिक है, अभी पिछले 10-15-20 साल, और वो पार्ट बड़ा साफ है। मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है बिना दलगत भावना के जी कि कांग्रेस के पास नेतृत्व नंबर 1, किसी भी दल के लिए जरूरी है लीडर, फिर जरूरी है उसकी नीतियां और नियत। कांग्रेस के पास लीडरशिप बची नहीं। इंदिरा जी के बाद काम चलाऊ बहुत लोग आए गए, पर उसके बाद लीडरशिप नहीं रही, निरंतर कम होती गई, घटती गई उसका क्रेज। और रही बात नीतियों की, तो आज का परिप्रेक्ष्य जो है तो आप सब खुद देख रहे हैं कितने कंफ्यूज हैं। कभी राम जन्मभूमि के नाम पर पूछते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, और आज राम जी का नाम ले रहे हैं। कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी ये। आज की जो परिस्थितियां हैं, मुझे 2 मिनट 1.5 मिनट का समझ लीजिए, मैं जल्दी जल्दी में बताऊंगा जी। मेरे व्यक्तिगत समझ में जो कांग्रेस का चरण है वो एक दिन का नहीं है, वो लंबे समय का है। बुजुर्गों ने मुझे बताया था कि जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर की पहली जरूरत होगी कि दोबारा पार्टी सरकार में आ जाए, और नेहरू जी ने कांग्रेस 100 साल देश के अंदर राज करे, इसलिए लोकतंत्र को आम आदमी के पास पहुंचाने के बजाय राजनीति से हटके पार्टी के अलावा अपनी व्यक्तिगत बात कह रहा हूँ। ठाकुर बामन तुरुप चमार समझो कांग्रेस हो गई पार, एक नारा लगता था नेहरू जी के जमाने में। ये 4 पिलर होते हैं किसी ताकत के, तो सर्वप्रथम राजे, रजवाड़े, जागीरदार, जमींदार, इलाकेदार, ये सब मर्ज हुए थे। उसके बावजूद भी नेहरू जी ने इनको मल्लम लगा के कांग्रेसी बना के रखा, और उसके कारण ये जन समर्थन जुटाते रहे। उनका अपना एक टाइम रहा, जल जला रहा। और इसी तरह अपने नाम के साथ पंडित, अरे भैया जब आप ब्राह्मण है तो तिवारी, शुक्ला, परहुआ, कुछ भी लिखो, ब्राह्मण समझ में आता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद भी अपने आप को ब्राह्मणों के नाते, भैया देश का प्रधानमंत्री नेहरू है, आजादी की लड़ाई लड़े। और तीसरा, अल्पसंख्यक वोटों पर जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, लोग मरते रहे, लोग कटते रहे, लोग बर्बाद होते रहे, पर नेहरू जी ने उस समय मुस्लिम वोट बैंक को आका के रूप में, वही सब कुछ खुदा है उनके, इस रूप में प्रतिस्थापित करने का काम किया। और चौधरी समाज जो हमारे देश में अनुसूचित जाति का है, उस पर देख लीजिए उनकी लीडरशिप, बाबू जगजीवन राम, इसके पहले भी, अभी बाद में भी मीरा कुमार जी को अध्यक्ष बनाना। अब हुआ क्या अंतराल में, एक डीएसपी खड़ी हो गई, काशीराम जी आ गए, फिर कहीं पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा यूपी और बिहार स्थानों में लालू यादव की पार्टी, मुलायम सिंह की पार्टी ने कर लिया। बैंकों के प्रीवी पर्स के बाद काफी नुकसान हुआ कांग्रेस का, इंदिरा जी प्रीवी पर्स गलत होना, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद, और प्रीवी पर्स जब खत्म हुआ, ये सारे राजे रजवाड़े जितने थे और उनके पीछे पीछे जागीरदार, जमींदार,
तमाम लोग भाजपा में भी आए, तमाम लोग अन्य पार्टियां बना करके बैठ गए। और इस नाते ये जो 4 का समीकरण था, जातिगत समीकरण, जिसके सपने से जब 100 साल राज करेंगे, वो अंतराल में गड़बड़ हुआ और इनका जो वोट बैंक था वो गड़बड़ हुआ। इसके साथ ही कांग्रेस के अंदर जो आपने अच्छी बात कही, जो इनके अनुसांगिक संगठन जैसे इंटक रही हो मजदूरों के क्षेत्र में, चाहे सेवा दल रहा हो, ये अपना वो खोते चले गए क्रेज, अपनी ताकत, और कमजोर होते चले गए। जॉर्ज फर्नांडिस उभर के आ गए और बाद में अभी बीएमएस देश का सबसे बड़ा संगठन है, इंटक कहीं है नहीं। और ये सारे अनुसांगिक संगठन इनके चले गए। इतने ही नहीं, इसके अलावा कांग्रेस में बार बार टूट हुई, इंदिरा जी के जमाने में टूट हुई, और आज खड़गे जब अध्यक्ष बने हैं तो टूट भले अखबारी न बन पाई हो सुर्खियों की हेडिंग, पर जरूर का लड़ना क्या मानते हैं? तो लीडरशिप नहीं, टूट होती रही है 35 बार टूटी है, लेकिन टूट के बाद भी मजबूत होती रही। 69 में टूट गई थी इंदिरा जी के समय, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 705, लेकिन कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बन गई। लेकिन इंदिरा जी जहां रही वो असली कांग्रेस हो गई। कांग्रेस 705 सदस्यों में से 446 इंदिरा जी के साथ चले गए। अब ऐसी स्थिति में वही कालांतर में जाके वही कांग्रेस आई बन गई। लेकिन 80, 85, 93, फिर 2004, 2009 लगातार जीतते रहे, ऐसा नहीं है। ये अचानक ये जो कांग्रेस का पराभव शुरू हुआ है वो 2011-12 के आसपास से जो इस स्थिति में आया कि नेता प्रतिपक्ष बन पाए, वो वहां से शुरू हुआ है, जो मुझे लगता है। तिवारी थोड़ा संक्षेप में। ये जो तात्कालिक आप पराभव बता रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा, जो मनमोहन सिंह की सरकार के समय मंत्री जेल पे जेल, सुरेश कलमाटी और फिर अन्ना हजारे का आंदोलन, इसकी भेंट चढ़ गया। बाकी इनकी जो ईंटें थी, जो ये 4 खंबे थे, ठाकुर बामन सूर चमार, जातिवाद का लंबा आधार, ये खत्म हुआ था। और फैशनेबल नेता बचे थे बयानवीर, जो कभी कोई चुनाव नहीं जीते, राज्यसभा के लोग थे, उनकी कोई लीडरशिप नहीं थी, ये भी था। चलिए आते हैं आपके पास। आपने कहा कि लीडरशिप, अरे यही लीडरशिप 2004 में सोनिया जी के नेतृत्व में सरकार में आई, 2009 में आई। उस समय जब साइनिंग इंडिया ऐसा आपने, प्रमोद महाजन जी ने ऐसा चमकाया था कि लग रहा था कि सरकार बनी गई, और 4 महीने 5 महीने पहले चुनाव करा लिया समय से पहले, फिर भी सोनिया जी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बन गई, 9 में बन गई। हम आपके पास आते हैं, हमारे साथ त्रिपाठी जी हैं, जनता दल यूनाइटेड के हैं। त्रिपाठी जी, आपका क्या सोचना है? ठीक है, आपकी पार्टी बिहार तक सीमित है, बाकी जगह थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं है। आपका क्या सोचना है कि कांग्रेस की ये स्थिति क्यों बनी? देखिए, कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी रही है जी, और देश की राजनीति में उसके जो तमाम नेताओं ने कुर्बानी दी, उसको कहीं खारिज नहीं किया जा सकता जी। और कांग्रेस की जो विचारधारा थी, वो एक बहुत बड़ी विचारधारा थी हिंदुस्तान में, जो सेकुलर पार्टी कहलाई जाती थी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो उस समय अल्पसंख्यक और अति दलित, पिछड़ा और ब्राह्मण एक जंग वोट चला जाता था। क्योंकि मैं उस छात्र जीवन में था, तो एक उसकी पहचान थी। पहले 2 बैलों की जोड़ी हुआ करती थी जी, फिर हाथ का पंजा आया, तमाम परिवर्तन हुए। नहीं, उसके बाद गाय बछड़ा आया। हाँ, और उसके बाद धीरे धीरे जो कांग्रेस पे टूटन हुआ, उससे थोड़ा सा कांग्रेस को नुकसान हुआ। क्योंकि जब इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने संगठन को माइनस करके वो एक व्यक्तिवादी पार्टी के रूप में उभर गई। और उसपे ये कहा जाने लगा, उस समय देवकांत बरुआ थे, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण था, जो और कांग्रेसियों को भाव नहीं लगा। और इससे धीरे धीरे जो हर प्रदेशों में छत्र हुआ करते थे कांग्रेस के, जैसे हमारे यहाँ कमला त्रिपाठी थे, और आपके मध्य प्रदेश में डीपी मिश्रा थे, तमाम एक से, और उसमें बंगाल में राय थे। मतलब हर सूबे में कांग्रेस की एक बड़ी पकड़ थी। वहां एक बड़ा नेता था, और उस नेता के पीछे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 की लीडरशिप रहती थी, और उसको कांग्रेस उभारने की हमेशा कोशिश।
जी लेकिन ये जो दौर आया, जो आपने अभी जिक्र किया, जो एक बड़ा राजीव गांधी को जो मिला, मैं उस पर थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करता हूं, क्योंकि राजीव गांधी परिपक्व नहीं थे। जी और राजीव गांधी जब परिपक्व हुए तो उनके साथ हादसा हुआ। तो राजीव गांधी की अपरिपक्वता ने थोड़ा सा कांग्रेस को वहां नुकसान पहुंचाया। एक बड़ा नुकसान जो भारतीय राजनीति में हुआ वो अयोध्या को लेकर। अयोध्या में पहले कांग्रेस ने कहा कि वहां पे जाकर के आपने करा दिया उसका राम मंदिर का शिलान्यास, और उसके बाद फिर उस पर रोक लगा। तो एक बहुत बड़ा उस पर एक संकट आया कांग्रेस के ऊपर। और कांग्रेस उसके बाद जब दोबारा सत्ता में आई, नरसिम्हा राव साहब के साथ गवर्नमेंट जो बनी, उस नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट इतनी कमजोर थी, फिर भी मैं हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा अगर कोई पॉलिटिशियन रहा या आर्थिक सुधार का कोई वहां लिखा जाएगा इतिहास, और उस इतिहास में नरसिम्हा राव का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कांग्रेस को 5 साल चलाया, और उसी के साथ कांग्रेस के अंदर ही नरसिम्हा राव के खिलाफ तमाम साजिशें होने लगी। उससे वहीं से कांग्रेस जीते, और जब वहां से डिलेल हो गई तो कुछ कमजोरियां भी आई। संगठन में कमजोरी रही, उनके वैचारिक फैलाव में कमजोरी रही, और धीरे धीरे इस मुल्क में जब बीपी सिंह की बनी तो उसमें बीपी सिंह ने क्या कहा था, लगा दिया जी पिछड़ों के लिए आरक्षण आ गया। और उस पिछड़ों के आरक्षण के काट के लिए हमारे तिवारी जी मंच पे हैं जो उसमें सम्मिलित है भाजपा के, इन्होंने मंदिर का मुद्दा लेकर के कदम बढ़ा दिया। तो ये देश जो है उस मंदिर और पिछड़ों की राजनीति में जाके फंस, और जब ये फंस गया तो वहां से जो भाजपा का उभार हुआ है, मैं तो ये कहूंगा नहीं, क्योंकि उनकी भी पार्टी का जनाधार था, और उसके साथ ही साथ वो काम करते रहे, हमेशा लगे रहे। लेकिन वो जो कांग्रेस को जो गिरावट आई, वहीं से गिरावट कांग्रेस को शुरू हुई। और वो एक बहुत बड़ा जिसने गलती की है, मानिए मतलब वो हमारे बीच नहीं है, राजीव जी ने, जो बीपी सिंह को दो बड़े बड़े महकमे के उनको सरगना बना दिया था, और उन्होंने उनको धोखा दिया और उनकी पीठ पे छुरा हो। आपका मतलब बोफोर्स घोटाला जो उठाया था, आपका मतलब बोफोर्स घोटाला? हाँ, मैं कह रहा हूँ त्रिपाठी जी, बोफोर्स घोटाले ने कांग्रेस को बहुत पीछे किया। कांग्रेस को लड़ने के लिए बड़ी ताकत की जरूरत आई, लेकिन वो ताकत जुटा नहीं पाई। और उसके साथ जब 14 में आता है तो सोनिया जी ने तो पार्टी को खड़ी किया, लेकिन सोनिया जी के बाद मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री आए जो कि बोलने में कम ही विश्वास करती, क्योंकि नेतागिरी की एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। जी, लीडरशिप की क्वालिटी ये होती है कि आप काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपकी डिलीवरी अच्छी नहीं हो रही है। जी, जनता से जो संवाद है, जो नेतृत्व का संवाद होना चाहिए, वो नेतृत्व का संवाद नहीं था। और लगातार 10 सालों तक मनमोहन सिंह को बनाने के बाद, और वो एक नेतृत्व की बड़ी कमजोरी रही। बहुत अच्छी डिलीवरी की है, कुछ गलतियां हुई हैं, और उस गलतियों का जवाब वो पार्लियामेंट में और जनता में नहीं दे पाए, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। लेकिन कांग्रेस को भावी राजनीति से खारिज नहीं किया जा सकता त्रिपाठी जी। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, और उसका एक एजेंडा रहा है देश के विकास। और मैं तो मानता हूं कि एजुकेशन के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, और तमाम जो आपके बड़े बड़े बांध हैं, बड़े बड़े पुल हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी, वो सारा काम किया कांग्रेस ने। लेकिन कांग्रेस इसकी डिलीवरी, कांग्रेस जो सुधार किए थे 10 सालों में, उसकी जो संवाद जनता के साथ होना चाहिए था, वो कांग्रेस करने में फेल रही है। उनका संगठन फेल रहा है। वो थोड़ा सा एक गांधी एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है। मैं फिर आज आपके चैनल के माध्यम से कि अगर गांधी को माइनस कांग्रेस से कर दिया जाएगा तो कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल, ये मेरा अपना मानना है। और गांधी शब्द से ही कांग्रेस जुड़ा हुआ है, आज नहीं कल ये जरूर आएगा, क्योंकि राहुल जी ने जो पदयात्रा की है, उस पदयात्रा का लाभ कांग्रेस को मिलेगा। जी, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, ये पदयात्रा मिलेगा, क्योंकि उसमें जाति, धर्म, बिरादरी को छोड़ करके वो जो नफरत फैलाने वाली बात है, उस नफरत में वो जो प्रेम का शब्द जोड़ा जा रहा है, अगर गांधी के रास्ते पे कांग्रेस चल पड़ेगी तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा हिंदुस्तान। लेकिन उसको गांधी के रास्ते पे चलने के लिए आत्मानुशासन और जो पार्टी की नीतियां हैं उसको लागू करना पड़ेगा। तो नेहरू जी ने लागू किया, और उसके साथ ही साथ आपकी इंदिरा जी ने तो बहुत बड़ा काम किया, और इंदिरा जी को तो
पार्लियामेंट में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था तू रणचंडी है, तो दुर्गा स्वरूप दिया है गया है, जी। क्योंकि उन्होंने जो तमाम खिताब पार्लियामेंट में दिए हैं कांग्रेस के, और नो डाउट हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में जी जी जो इंदिरा गांधी ने किया है शायद कोई भविष्य में कर पाएगा, और एक पाकिस्तान को वो सबक सिखाया है, तो शायद पूरे दुनिया में या पूरे इतिहास में इंदिरा जी अमर है, अमर रहेंगी जो काम उन्होंने। जी जी और बिल्कुल। इसके लिए कांग्रेस को चाहिए था, त्रिपाठी कांग्रेस जी के साथ जो- आऊंगा मैं आपके पास एक बार फिर से त्रिपाठी जी, आऊंगा। कांग्रेस के साथ जो संकट रहा वो उसकी जो वो थी पकड़ थी, जो अल्पसंख्यक पे पकड़ थी, उसमें मौलाना आजाद साहब थे, और अनुसूचित जात के जगजीवन राम बाबू थे, ब्राह्मणों में डीपी मिश्रा, कमलापत त्रिपाठी और तमाम नाम थे। इन जो लोगों आप का अपने जो यहाँ के रहता नेता था- जगन्नाथ मिश्र का नाम नहीं ले रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र जी रहे, नहीं, वो भी रहे कांग्रेस। तो ये एक बहुत बड़ा लोगों का एक छत्रप थे, मैं कहना चाहता हूँ। जी, जी, जी। राज्यों के छत्रप बिल्कुल त्रिपाठी जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। त्रिपाठी जी जी बिल्कुल आपके पास फिर से आऊंगा। कर्पूरी ठाकुर हुए, जगन्नाथ मिश्र हुए, आपके पास फिर से आऊंगा त्रिपाठी जी, चूंकि लंबा हो गया है। अभी हमारे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, हमारे पास सत्यप्रकाश शर्मा जी है। सत्यप्रकाश जी, मैं इस पॉइंट पे आपसे जानना चाह रहा हूँ, कांग्रेस के मतों का विभाजन, जैसा आपने कहा त्रिपाठी जी ने अल्पसंख्यक, तिवारी जी ने कहा, दो चीजें मैंने पकड़ी हैं यहाँ। तिवारी जी ने कहा भ्रष्टाचार, जो 2012-13 में खुद अपनी पार्टी, भस्मासुर कह सकते हैं आप, अपनी पार्टी से जुड़े जो यूपीए सरकार में जो संगठन जुड़े हुए थे, जो पार्टियां जुड़ी हुई थी, उनके नेताओं को कि हाँ इनने भ्रष्टाचार, आप स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ भ्रष्टाचार किया, बाद में उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। ए राजा हो, कन्मोजी हो, सुरेश कलमाणी हो, आपने खुद स्वीकार कर लिया। महाराष्ट्र में आपने कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में चौहान साहब को से आप इस्तीफा ले लेते हो। ये एक वजह भ्रष्टाचार का मुद्दा एक जो लगता है मुझे। दूसरा, जो क्षेत्रीय दल तैयार होते गए, वो क्षेत्रीय दल लगातार इनका जो वोट बैंक हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, ये जो इनका वोट बैंक, इन्होंने कांग्रेस का वोट बैंक तोड़ा। लेकिन उस दूसरी तरफ हिंदुत्व के मुद्दे, अरे जैसा आपने कहा कि राम मंदिर का आपने दरवाजा खुलवा दिया, आप उसका वो भी करवा देते, निर्माण भी कराने की पहल कर देते, तो हमारे समझ भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं होती, क्योंकि अल्पसंख्यक मत कहीं और जाने वाले नहीं थे। विशुद्ध हिंदुत्ववाद के मुद्दे पे खड़ी भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ, इस तरफ तो अल्पसंख्यक जाता नहीं, जाता तो अंततः है कांग्रेस की तरफ ही। तो ये सोच कहीं ना कहीं चूक हुई है, जो मुझे लगता है। आपका क्या सोचना है? क्षेत्रीय दलों का निर्माण, क्षेत्रीय दलों का पनपना, और दूसरा जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे अपने ही मंत्रियों को जेल भेजना, अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लेना, जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि उन्होंने काम तो किया मनमोहन सिंह जी ने, लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पाए, परोस नहीं पाए, बेच नहीं पाए उसको। जी त्रिपाठी जी, एक चीज बताऊं, आपने इतना जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जी, जिसमें आपने बहुत कुछ डिस्क्राइब खुद ही कर दिया है। नहीं, हम आपके विचार जानना चाह रहा हूं। फिर भी आपने जो मुद्दे उठाए जबरदस्त मुद्दे हैं, और वास्तव में कांग्रेस के लिए इन पर डिस्कस होने की बहुत जरूरत है। देखिए, मैं थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा डिवाइड करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं कांग्रेस के बारे में कहूंगा, कांग्रेस का अपना हेरिटेज लीगेसी, जी, दूसरा कांग्रेस की लीडरशिप, तीसरा कांग्रेस का जो स्ट्रेटजी है, और चौथी पब्लिक के ओपिनियन, यानी पब्लिक के नब्ज को जानना, और चौथी जो बात है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। इन कुछ बिंदुओं पर हम डिस्कस करते हैं। शॉर्ट में आपके उत्तर पर भी इसी के दौरान आएंगे। देखिए, कांग्रेस वो विरासत थी कांग्रेस के पास, जिसके पास महात्मा गांधी, जैसा कि गांधी का जिक्र किया, वो नाम ही काफी है, सरनेम, तो महात्मा गांधी जैसा स्ट्रेटजिस्ट, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस के बैनर तले हथियारों से नहीं, अपनी स्ट्रेटजी से लड़ाई की, क्योंकि हथियारों से लड़ाई लड़ना खूब सारे लोगों ने लड़ ली थी, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा स्ट्रेटजिस्ट लीडर जिसने आजादी दिलाने में देश को महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हो, उस लीडर की स्ट्रेटजी की या उसकी विरासत को लेकर जब कांग्रेस स्वतंत्र भारत में आई, तो निश्चित रूप से वो जो विरासत थी, उस विरासत के कारण कांग्रेस को बहुत कुछ मिला, जिसके कारण जो पब्लिक की नब्ज है या जो दूसरी चीजें हैं, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है, उसको उतना फोकस नहीं करना पड़ा,
साथ ही नेहरू जी हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा जी हो, उसी लीगेसी के लोग मिलते चले गए, तो कांग्रेस को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन इसके बाद जब इन लोगों का अंत हुआ तो कांग्रेस के सामने एक बड़ा चिंता आई कि कांग्रेस के पास स्ट्रेटेजिस्ट लीडर की कमी अचानक आना शुरू हुई, और एक लीडरशिप जिसका जिक्र आपने त्रिपाठी जी की शुरू में की थी, मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप था, जिसमें नॉमिनेट जहां से पौध कहां से लगती है, यानी सैपलिंग एनएसवाई जिसको कहते हैं, वहां से पौध लग के जब हम युवा में आते हैं, छोटा पेड़ बनाते हैं और बड़ा पेड़ बनाते हैं, वो चीज कहीं ना कहीं आज के समय में कांग्रेस की ब्रेक हो गई। ये एक कांग्रेस का पब्लिक तक या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ की वीकनेस का एक बड़ा कारण मेरी समझ में आता है। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि जो दो अपोनेंट रहे हैं, अगर उसमें एक अध्यक्ष हो जाएगा, दूसरा महामंत्री या उपाध्यक्ष हो जाएगा, तो वो उस अध्यक्ष को सपोर्ट कैसे करेंगे? ये कहीं ना कहीं जो इलेक्शन प्रोसेस आया वो कांग्रेस को, संगठन को नीचे की तरफ ले गया। तीसरा, जो लीडरशिप है, लीडरशिप के कारण जब लीडरशिप वीक होती है तो पार्टी के अंदर इनडिसिप्लिन फैलता है, और कांग्रेस इसका शिकार लगातार होती चली गई। स्ट्रेटेजिस्ट लीडर की कमी होने के कारण लीडरशिप को पब्लिक की नब्ज, यानी हम किन एजेंडों को लाए, उन एजेंडों के ऊपर नहीं जा पाए और ना ही सोशल इंजीनियरिंग को समझ पाए। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस का मुख्य आधार एससी वोटर और अल्पसंख्यक, यानी मैं फोकस करूं तो मुस्लिम वोटर मेन आधार थे, हालांकि दूसरी जातियां उसके साथ थी, लेकिन बीएसपी के जन्म के बाद से ये दोनों ही वोट बैंक उसके खिसकते चले गए। इसी दौरान आपने देखा होगा कि आडवाणी जी ने जो कील ठोकी, उस कील ने कांग्रेस को सबसे बड़ा जख्म दिया है। जो राम रथ यात्रा निकाली, उस यात्रा ने देश की राजनीति में हिंदुत्व को घोल दिया, और उस हिंदुत्व पर सेकुलरिज्म पीछे चला गया, सोशलिज्म भी पीछे चला गया, और कहीं ना कहीं हार्ड लाइन हिंदुत्व आगे बढ़ा, और उसके बहाव में मेरे ख्याल से कांग्रेस का जो वोटर है वो खिसकता हुआ चला गया, और कांग्रेस को डेंट वोटर्स के रूप में आती दिखी, और जिसके कारण उसका डिक्लाइन शुरू हो गया। हालांकि आपने करप्शन का चार्ज लगाया, करप्शन लोकतंत्र का पैरेलल चलता है, ये भारत की बात नहीं है, जिस भी देश में डेमोक्रेसी है वहां पर करप्शन पैरेलली है। तो मैं करप्शन को एक बड़ा मुद्दा नहीं मानता, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल आउटफिट करप्शन लगना अलग भी बात है, लेकिन जब मुखिया स्वीकार कर ले कि हाँ ये करप्ट हैं और हम इसको मान रहे हैं, इनको हम पद से बाहर करते हैं, इनको हम जेल भेजते हैं, ये बड़ा मुद्दा हो गया, आम पब्लिक तक ये पहुंच गया कि हाँ इनकी यूपीए सरकार करप्ट रही है। जी जी, मैं आपसे कह रहा हूं, ये आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन चीज क्या है कि उसको लोग इस धूमिल कर जाते हैं, उसकी याददाश्त में से करप्शन चला जाता है कि करप्शन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी यानी कांग्रेस का अकेले नहीं लगा। ऐसी बहुत सी पार्टीज हैं देश के अंदर जिन पर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, लेकिन पब्लिक की उस समय डिमांड क्या है? इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने देश की पब्लिक की नब्ज को समझने का जो इंजीनियरिंग किया है, उस इंजीनियरिंग ने बहुत बड़ा डेंट दिया है। और आज देश के अंदर सेकुलरिज्म का जो माहौल था, जिसमें आपने कहा था सर्वधर्म समभाव का भाव लेकर कांग्रेस आगे बढ़ी, जिसमें पैरेलली कुछ लीडर्स होते थे, कुछ स्ट्रेटेजिक लीडर होते थे बिहाइंड द कर्टेन, वो कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन था वो ब्रेक हुआ है, जिसके कारण कांग्रेस इस तरफ आई। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने अपनी पुरानी परंपरा, थोड़ा सा 60 में थोड़ा सा जी, तो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस से वही चीज पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा हर वर्ग को जोड़ने का अपने पुराने एजेंडे यानी कि सेकुलरिज्म पर जाती हुई दिख रही है। साथ ही चलिए ये तो वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा, आने वाला चुनाव 2024 बताएगा। श्रीवास्तव जी आपकी भी इस पूरे मुद्दे पर टिप्पणी, एक बार फिर मैं मीणा जी के पास जाऊंगा, तिवारी जी के पास जाऊंगा। श्रीवास्तव जी। मैं बहुत ज़्यादा कांग्रेस के पीछे इतिहास के बारे में नहीं जाना चाहता हूँ जी, और क्योंकि बहुत सारी बातें सामने आ गई। आप देखिए, मैं 90 की बात बता रहा हूँ, जब राजीव गांधी पर एक करप्शन का चार्ज लगा, और उसके बाद दो राजनीति ने जन्म लिया, मंडल और कमंडल की राजनीति सामने आई, जिसमें क्षेत्रीय छत्रपों का जन्म हुआ और बहुत ताकतवर रहे। पिछड़ा वर्ग एक जो है बड़ा वर्ग हुआ। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ से
अगर कल के रोज सीटें अगर वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की कम होती हैं तो समझ लीजिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पर बेसिकली क्या किया कि 85 और 54 सीटें थी। हाँ, वहाँ से जो है वहाँ पर कांग्रेस का जनाधार काफ़ी कम हो गया, यानी लगभग शून्य के बराबर हो गया जी। अब आप देखिए उसके बाद से राजनीति शुरू होती है, नरसिम्हा राव सरकार आती है और 5 साल वो भी जो है हंग पार्लियामेंट थी, जोड़ तोड़ की सरकार थी, जिस वजह से पूरे कोई भी नेता जो है ऐसे जोड़ तोड़ की सरकार, इवन उन पर भी चार्ज लगा नरसिम्हा राव पर भी पार्टी तोड़ने का, जिसमें शिबू सोरेन वगैरह जेल भी गए। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि एक जो है व्यवस्था जो निकल के सामने आई, जगह जगह क्षेत्रों में क्षेत्रीय पार्टियों ने अपना जो है पैर जमाना शुरू कर दिया, तो उसके वजह से क्या हुआ, जनाधार खत्म हो गया। मैं एक बात और मानता हूं कि कांग्रेस की लीडरशिप कमजोर बार बार कहा जाता है, क्योंकि एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों के माध्यम से। मेरा ये कहना है कि अगर पार्टी की लीडरशिप कमजोर होती तो सोनिया गांधी, जिस पर पूरा जो है कुनबा ये लग गया था, ये विदेशी हैं और ये है, उन्होंने जो है वाजपेयी सरकार के बाद लगातार जो है 10 साल अध्यक्ष रहते हुए पूरी सरकार चलाया। सवाल इस बात का है कि उसको हम कमज़ोर नहीं कह सकते। आपका एक सवाल बहुत बढ़िया था, आपने शुरू में ही कर दिया कि इनके जो संगठन थे जी, सेवा दल जी, ये सारी चीज़ें ये स्ट्रैटेजिकली चले नहीं जी, और इनको सही ढंग से चलाया नहीं गया। शायद वो हो सकता है वो बहुत बड़ी गलती है, चाहे जो भी हुई हो कांग्रेस पार्टी की, लेकिन उनके होने के बाद भी आप समझ लीजिए कि जिस तरह से ये उभार आया राजनीति में, और ख़ास करके राम मंदिर मुद्दा आया, उधर पिछड़े वर्ग को जोड़ने की बात आई और जगह जगह जो है छत्र पाए, तो इसी वजह से 24 साल तक सरकार जो है जोड़ तोड़ की चली, हंग पार्लियामेंट थी। अब फुल्ली जो है अब जो है भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार है। मेरा ये कहना है कि जो चार्जेस लगते हैं, एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात कहा उन्होंने कि मनमोहन सिंह के समय में इतने सोशल रिफॉर्म के जो बिल आए, काम हुए, उसको सही ढंग से डिलीवर नहीं कर पाई पार्टी। अगर वो सही ढंग से पहुंचा पाती जनता तक, जो उनके पास जो ये इंस्ट्रूमेंट थे, NSY और ये क्या नाम है, यूथ कांग्रेस, सेवा दल और भी मजदूर संगठन थे, इंटक वगैरह, ये कमज़ोर हो गए, तो इनकी योजनाओं को, तमाम चीज़ों को पहुंचा नहीं पाए, जिसका नतीजा हुआ कि जनता जो है उन चीज़ों को न समझते हुए उन मुद्दों पर आ गई जहाँ राम मंदिर का मुद्दा हो, जहाँ पोलराइजेशन हो हिंदू मुस्लिम। ये कह पाना जरूरी नहीं है कि एक मुसलमानों को अगर व्यवस्था कर लेती कांग्रेस और उनको अपने साथ जोड़ लेती तो सर उसी मुद्दे पर उसको आज की डेट में डिरेल कर दिया जाता है जी, उसको पटरी से उतरना पड़ जाता है। तो मेरा ये कहना अल्पसंख्यक और जो तुष्टिकरण की राजनीति के घेरे में आ जाती है। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को जो ज़रूरत है, लीडरशिप कौन सी होनी चाहिए। लीडरशिप ये है कि जो लीडर खुद जो है, एक तरह से सोनिया गांधी अपने आप में एक मजबूत लीडरशिप थी और सारे छत्रप और तमाम छोड़िए एक जगह से सिक्का चलता था, वहाँ पर लीडरशिप कमज़ोर नहीं मान सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें हैं जहाँ तक मेरा मानना है। एक तो ये कि तुष्टिकरण की राजनीति के चक्कर में कांग्रेस को ये करना पड़ा। दूसरी बात है कि आपने जो भ्रष्टाचार वाली बात कहा, ये जो कोशिश कर रहे थे कि ये इन लोगों को जेल भेज देंगे, वो सेल्फ गोल हो गया, इनके ऊपर हो गया, और जिसकी वजह से पार्टी को आज ये दिन देखना पड़ा। मीणा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। मीणा साहब, आप निश्चित आपके साथ पार्टी की कुछ मर्यादाएं होंगी, एक बैरियर होगा, आप उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा सवाल वही है, जिस तरह से राहुल जी ने ये 2009-10 के आसपास से शुरू हुआ था, सरकार यूपीए की थी, राहुल जी ही राजकुमार थे, जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष प्रजातांत्रिक तरीके से बनेगा, NSY का प्रजातांत्रिक तरीके से बनेगा, ये सबसे बड़े मजबूत स्तंभ थे यूथ कांग्रेस NSY कांग्रेस के, आपने भी स्वीकार किया। अब प्रजातांत्रिक तरीके से कैसे कि जिसके ज्यादा सदस्य वो जीत गया। अब सदस्य बना रहे हैं जो पैसे वाला, धनबल वाला, जो पहुंच वाला है, उसने अपने 5,000, 10,000, 20,000 सदस्य बना दिए। अब उस सदस्य बनाने की जब वोटिंग हुई तो वो जीत गया। अब जो संघर्षरत जो NSY या यूथ कांग्रेस का छात्र रहा है या लीडर रहा है, वो चुनाव हार गया। आम समर्थन उसके साथ है, लेकिन सदस्य उसके साथ हैं। सदस्य चुनाव कभी नहीं जिताते हैं, 6 विधानसभा या लोकसभा का।
ये कारण एक रहा है कि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस जो एक मजबूत विंग थे, वो हमने खुद देखा है आंखों से, धीरे 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 उसका जनाधार खिसकता रहा। ये आप मानते हैं कि ये जो उन्होंने नियम लाए थे राहुल जी, वो एक कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने वाला था, ये आप मानते हैं? जी मीणा जी, हाँ बोलिए। मेरा सवाल आप थोड़ा रिपीट। मेरा सवाल आपने सुना क्या? नहीं, मैं नहीं सुन पाया। हमारा ये था कि जो सबसे मजबूत विंग एनएसयूआई यूथ कांग्रेस था, उसको प्रजातांत्रिक तरीके से राहुल जी ने कहा कि चुनाव होगा। अब चुनाव कौन करेगा? सदस्य करेगा। सदस्य कौन बनाएगा? वही अपना जो लीडर है वो अपने सदस्य बना दिया और वो चुनाव जीत गया। जो हार गया उपाध्यक्ष बन गया, उसका हार गया महामंत्री बन गया। तो ये जो मजबूत विंग था, जो सबसे बड़ा आंदोलन है अन्य पार्टियों के अगेंस्ट में खड़ा करता था, वो कमजोर हुआ। ये आप मानते हैं क्या? ये कहीं ना कहीं चूक रही है राहुल जी की? ये देखिए, संगठन चलाना बड़ा अलग तरीका होता है जी। एडजस्टमेंट हर जगह नहीं चलता जी। जैसे आपने भी बताया, जो जीत गया अध्यक्ष बन गया, कम वोट वाला उपाध्यक्ष बन गया, तो उन्हें टकराट हो गई। टकराट होने से वह संगठन कमजोर हो गया जी। एक दूसरे पदाधिकारी हो गए। तो ये कमी तो रही है। अब ये जिन्होंने एडवाइस किया राहुल जी को, उस स्टेज पे कमी आई। राहुल जी क्या कमी नहीं आई? कमी उस स्टेज पर आई जिन्होंने रिकमेंड किया। आज भी देखिए जो नीतियां चल रही है, मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि तो कांग्रेस संगठन की बात है, लेकिन देश जिस चौराहे पे खड़ा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, मुट्ठी भर लोग, 2-4 लोगों के पास सारी संपत्ति जा रही है। 188 कंपनियां जो नरेंद्र इंदिरा ने बनाई थी, उनको सेठों को बेचा जा रहा है। तो आज लोग, तो आज मेरी स्थापना दिवस में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पीपलदा इटावा में मीटिंग थी, 10,000 आदमी आए थे। ये सही है, दूसरी जगह नहीं आते, मेरे आए हैं, लेकिन लोगों में उत्साह है। नहीं मीणा जी, मैं वही तो सवाल कर रहा हूं कि इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को विपक्ष यानी कांग्रेस बुना नहीं पा रही है, क्योंकि उसके पास संगठन कमजोर हो गया है। इसे नहीं बना पा रही है कि कांग्रेस सबको जोड़ के पार्टी बनना चाहती है जी, लेकिन सबको जोड़ने से नुकसान है। किसी भी पार्टी का, डीएसपी के लोग राजस्थान में एक मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं जी। आज जो व्यक्ति समता आंदोलन चलाते थे, समता पार्टी के लोग थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर बन के बैठे। जो लॉयल टू कांग्रेस है, उनमें से बहुत से लोगों को कमजोर किया जा रहा है। और वो लॉयल जो है किसी भी पार्टी के, वो उस पार्टी में रहेंगे, उस पार्टी को छोड़ेंगे नहीं। उनको मत तो देंगे तो अपना दायरा बढ़ाएंगे, अपना धरती मजबूत करेंगे, तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी जी। ये जो कमी है, कमजोर है, कमजोर कोई नहीं होता। वर्क करिए पब्लिक के बीच में, जनता आपको अपने आप चाहेगी। प्यार से बोले, प्रजातंत्र का यही तकाजा है। ठीक, आज मोदी जी ने सब विभाग दिखाए, उभर के चले गए। और ये अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने बीजेपी को आगे बढ़ाया, जिन्होंने देवी और दुर्गा भी इंदिरा गांधी को कहा कि वो देश का सवाल था। तो लोगों में विश्वास जमा, तो विश्वास जमाना पड़ेगा। अटल जी सर्वमान्य नेता थे, आप मैं मानता हूं, लेकिन यहाँ थोड़ा मेरा मानना है कि बीजेपी को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं आडवाणी जी की रथ यात्रा का बहुत बड़ा योगदान था, जो 2 से 82 सीट तक ले गए। मैं आपको एक बात और बताता हूँ जी। आपने नरसिंह राव जी का नाम लिया, पॉलिसी बढ़ाई, लेकिन आडवाणी जी यदि आज होते जी तो बीजेपी कमजोर होने की स्थिति में नहीं आती। बीजेपी में जो स्थितियां बनती जा रही है, वो आडवाणी जी को याद करते जा रहे लोग। नहीं, कमजोर कहां, बीजेपी तो बढ़ती जा रही है। 293 सीट से 303 पहुंच गई इस बार अकेले। आडवाणी जी ने बीजेपी को राज में लाने के लिए अहम रोल अदा किया। भावनाएं सामने लाए, भावनाएं भड़काई, और देश में जिस राम को नाम लेकर के अपन चिंता है, उस राम को जनता के घर घर में पहुंचा दिया। यही नतीजा रहा कि बीजेपी एक दफा सत्ता में आ गई और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। जी जी। चलो तिवारी जी, सवाल आपसे ये है कि आप लोग अपने आप को अच्छा बेच लेते, मतलब बढ़िया प्रेजेंट कर लेते हैं, इसलिए आप लोग मजबूत हुए कि कांग्रेस की नीतियों के कारण मजबूत हुए? उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आज कश्मीर का मुद्दा आपके पास है, पंडितों का मुद्दा आप अपने पास ले रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ, पूरा मुद्दा आपके साथ है। लेकिन आपने जब कश्मीरी पंडित भगाए जा रहे थे, वहां से मारे जा रहे थे, तब आपने बीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया।
उस समय आप नैतिकता के आधार पे समर्थन वापस ले सकते थे कि इतने सारे कश्मीर से भगाए जा रहे हैं। आपने समर्थन वापस तब लिया जब आडवाणी जी की रथ यात्रा बिहार में रोकी गई। तो आप लोग अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर लेते, इसलिए मजबूत हुए कि कांग्रेस की नीतियों के कारण कि वो राम मंदिर मुद्दा वो आपको दे दिया उन्होंने बैठे बिठाए। देखिए, नाटकीय प्रेजेंटेशन कांग्रेस का काम रहा जी। हमने जम्मू कश्मीर के मामले में, त्रिपाठी जी आप तो इतने वरिष्ठ हैं जी कि आपको हम लोग को याद दिलाना चाहिए, जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर के, और हमने अपने प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद को जेल में खोया है, इसलिए धारा 370 जम्मू कश्मीर पर। अब आपकी वीपी सिंह की सरकार उस समय, जब वो उस समय राजनीतिक स्थितियां और राजनीतिक परिस्थितियां क्या रही, इसका विश्लेषण आज हो नहीं रहा कि सरकार के समर्थन नहीं। ये नारा आपका बहुत बुलंद था, ये नारा आपका बहुत बुलंद था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा, ये नारा आपका बहुत बुलंद था, इसमें मैं मानता हूं। लेकिन कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पे सरकार आपको गिरानी थी। मेरी विनती सुनिए, जम्मू कश्मीर के मामले में जनसंघ के कालखंड से लेके और अभी तक धारा 370 हटाने तक, जब दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो इस धारा 370 पर पुनर्विचार होगा, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचे की उनका बयान जी। पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के मामले में हम पर ये कहना कि हमने निरंतर इस लड़ाई को लड़ा और आज भी हम इस लड़ाई का संघर्ष केंद्र की सरकार के माध्यम से वहां कर रहे हैं। अभी एक बात मेरे को थोड़ी सा कहनी थी, मेरे से विद्वान बच्चा है, पुराने नेता है, इंदिरा जी आप एक बात बताओ, दुर्गा जी हाल अटल जी ने, तो अटल जी का बड़प्पन था। इंदिरा जी के साथ जब देश के अंदर पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, तो आज कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस क्यों रसातल में गई? आज जब हमारे तरफ चीन लाल आंखें दिखाता है, पाकिस्तान में जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो कांग्रेस के अंदर से वतन विरोधी बयानबाजी होती है। कांग्रेस के बयान और कांग्रेस के नेताओं के बयान ऐसे लगते हैं कि जैसे ये बने हिंदुस्तान के नागरिक। वही तो मैंने कहा, आप लोग अपने आप को बेचते बहुत अच्छा है। अब बताइए, कांग्रेस किसी नेता ने कह दिया उसको आप कांग्रेस को बेच दिया लोगों ने जी, लोगों ने कांग्रेस को बेचा है। आपने सब कहानी बता दी, मैं दोहराना नहीं चाहता, निजलिंगप्पा भैया ने खुद बताया। और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को खाया है। इमरजेंसी किसने लगाई? जी, उसके बाद 80 और 85 में पूर्ण बहुमत के साथ आई है। ये गुजरात का आंदोलन हुआ था छात्रों का, उसके बाद मोरारजी देसाई आमरण अनशन में बैठे। इंदिरा जी को कोई परवाह नहीं थी जी, मोरारजी की, और फिर जयप्रकाश जी को बीच में आना पड़ा, और उसके बाद उन्होंने पूरे देश को लोकतंत्र की हत्या करी। दुनिया के लोकतांत्रिक देश, अगर इंदिरा जी ने कांग्रेस को खाया तो ये बताइए कि 80 में इतनी बहुमत, 85 में तो खैर वो रही नहीं, 80 में बहुमत के साथ कैसे आ गई वो? आप सरकारी नहीं पर स्थायित्व का मुद्दा लेके आ गई। देखिए सुनिए, एक बात समझ लीजिए, अटल जी की सरकार बहुत अच्छी थी जी। तो बार बार अटल जी की सरकार की भी चर्चा, अटल जी की सरकार के विरुद्ध न कोई आरोप थे न कोई बात थी, और अटल जी ने पहली बार किसान क्रेडिट योजना, प्रधानमंत्री सड़क, एक भी व्यक्ति पंचायत में भूखा न मरे, अन्न के इंतजाम, ये तमाम काम उन्होंने किए, उसको गिनाना नहीं चाहता, पर अटल जी की सरकार बहुत अच्छी थी। तो 2004 में हार क्यों गई अटल सरकार? सुन लीजिए, मैं नहीं, थोड़ा संक्षेप में, समय कम है तिवारी जी, संक्षेप में समय कम। आधा सेकंड। सच ये है कि हम भी ग्रास रूट में अखिल भारतीय स्तर पर उस समय तक इतने मजबूत नहीं थे। उसको हमने 10 वर्षों के अंदर, वो जो मौनी बाबा प्रधानमंत्री थे और सोनिया जी 10 साल सरकार चलाती रही, कहा है विवक्ताओं ने, और फिर वो भ्रष्टाचार के आरोप, और फिर उसके बावजूद आप जगन्नाथ मिश्रा को याद कर रहे थे, आप ललित नारायण मिश्रा को याद करिए ना। जगन्नाथ मिश्रा तो उनके बाद आए छोटे भाई थे, कुमार मंगलम को याद करिए ना। इसलिए इंदिरा जी के जमाने में राजनीति देश की षड्यंत्रकारी रही, विघटनकारी रही, और उसका नतीजा यह रहा कि उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना। साहबानू प्रकरण राजीव गांधी के समय का है, जब मुस्लिम तुष्टीकरण एकदम निकट आई से किया जी। तमाम कारण थे, और आज भी कांग्रेस नेतृत्व विहीन है। आज भी कांग्रेस
की नीयत के बारे में आम आवाम को विश्वास नहीं बचा। चले। अभी बंगाल में चुनाव हुए, कांग्रेसी वहाँ ममता बनर्जी को वोट दिलवा रहे। ये सब कांग्रेस से ही उपजे हैं, ममता बनर्जी हो या और जो पार्टियां हो, बहुत सारी कांग्रेस से निकली है। 35 पार्टियां बनी हैं, चाहे शरद पवार जी की हो, बहुत सारी पार्टियां हैं। अभी कई विद्वान वक्ताओं ने कहा कि जो छोटे दल बने, मैंने शुरू में कहा था कि ठाकुर बामन स्वरूप चमार का जो समर्थन था वो बीएसपी ने, प्रिवी पर्स ने और बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने, अपने आप को गरीबी हटाने के नारे ने, अखबारी बयानबाजी रही। चल तिवारी जी हमारा समय हमारा समाप्त हो गया। थोड़ा एक बार त्रिपाठी में इतना कहना है कि कांग्रेस के पास नेटवर्क नहीं बचा, कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न नेता है। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। 137 साल पुरानी अनुभवी पार्टी जरूर है, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। आज भी कांग्रेस के पास खड़गे और थरूर। चल त्रिपाठी जी, बहुत संक्षेप में आगे आने वाला भविष्य क्या है कांग्रेस का? बहुत संक्षेप में, समय बहुत कम है। देखिए त्रिपाठी जी, चूंकि मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। नहीं पीछे, चूंकि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जब कहा था 100 में पावे 60, तो 1969 में 9 राज्यों में संवित सरकार बन गई जी। और उस संवित सरकार के बाद वो संवित सरकार ने एक हर सूबे में एक छत्रप लीडर दे दिए। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद आपके बिहार में मुख्यमंत्री हुए। तो ये जो बड़े बड़े लोग, पिछड़े लोग आए। त्रिपाठी साहब हम इतिहास में न जाएं, हमारे पास समय मुश्किल से 1 मिनट है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आने वाला भारत जोड़ो यात्रा के बाद आने वाला कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, बहुत संक्षेप में। देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी मशीन है कि जो वो मशीन ला करके विदेश से ला करके उसमें जिसको डाल देते हैं वो अच्छा हो जाता है। तो उसमें ज्यादातर वो तमाम कांग्रेस के जो निकले हुए लोग हैं उनको डाल करके तमाम बना दिया, अच्छे नेता बना दिया है। तो ये जो भाजपा की नीतियां हैं, जो आज बेरोजगारी है, संकट है नौजवानों के सामने, किसानों के सामने जो संकट है, इसको अगर एक कोई रिड्रेस कर पाएगा देश का सबसे बड़ा नेता, तो उसमें कांग्रेस की भूमिका अहम होगी। और हमारी पार्टी के नेता माननीय नीतीश कुमार भी, जितने भी तमाम विपक्षी दल के लोग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा और तभी हम इस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का रास्ता दिखा पाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है और मोटी सवाल। त्रिपाठी समय समाप्त हो गया। समय हमारा समाप्त हो गया। त्रिपाठी साहब बहुत संक्षेप में, सत्यप्रकाश जी बहुत संक्षेप में, एक लाइन में, जैसा कि मैं सभी को टोकता आया हूं, मुझे आपको टोकने की जरूरत ना पड़े, 1 मिनट भी नहीं है हमारे पास। जी देखिए, कांग्रेस का एक ग्रांड ओल्ड पार्टी है देश की जी, और इस पार्टी में कहीं ना कहीं पोटेंशियल दिखता है। कभी भी ये पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसा कि आपने देखा हो कि आज की जो रूलिंग बीजेपी है वो अगर किसी को टारगेट करती है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को करती है। भले ही वो ये कहती हो ये डूबता हुआ जहाज है, लेकिन उसके टारगेट पर कांग्रेस रहती है, उतनी की रीजनल पार्टी नहीं रहती। जी श्रीवास्तव जी, क्या है भविष्य 24 का? बाकी तो ठीक है, 9 राज्यों में होने वाले वो अलग है। देखिए त्रिपाठी जी, मतलब ये कांग्रेस मुक्त भारत का ही नारा लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है जी। तो निश्चित रूप से उसके निशाने पर कांग्रेस ही है, बाकी क्षेत्रीय दल नहीं है जी। जहाँ तक 2024 का सवाल है, हमें ये लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह से सारे लोगों को जोड़ रहे हैं, तमाम चीज़ें, उनकी यात्रा का कुछ असर पड़ेगा। एकदम मुक्त नहीं हो सकती, भले सत्ता में न आए, लेकिन कोशिश ये होगी कि मुख्य विपक्षी दल और भाजपा के निशाने पर सिर्फ कांग्रेस ही होगी। और इतनी पुरानी पार्टी है तो इसका इतना जल्दी अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता। अस्तित्व बढ़ेगा और जी बिल्कुल बढ़ेगा। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका, त्रिपाठी जी आपका, मीणा जी आपका और शंकरलाल तिवारी जी आपका। आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमारे साथ चर्चा में भाग ली। तो देश की सत्ता में लंबे समय तक काबिज रही कांग्रेस अब एक बार फिर अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। सियासी रणनीतियों में कांग्रेस भले ही पिछड़ रही हो, लेकिन हाल ही में 2 राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनाव में एक राज्य पर कांग्रेस ने अपना झंडा फहरा लिया है। बीते करीब 8.5 सालों में केंद्र की सत्ता में रहकर बीजेपी ने अपनी जमीन मजबूत कर ली है। ऐसे में अब आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पूरी दमदारी के साथ मैदान में उतरना होगा। जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार।